नमस्कार बेटा, आप सभी के समक्ष हबीब तनवीर के द्वारा लिखा हुआ कारतूस जो लेसन है वो उपस्थित किया गया है, जिसका अध्ययन और अध्यापन हम आज कर रहे हैं। सबसे पहले हबीब तनवीर का परिचय, जिनका वास्तविक नाम था हबीब अहमद खान और इनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1923 1 सितंबर को हुआ था। हबीब तनवीर जो है बचपन से ही शेरो शायरी यानी कविताएं आदि लिखने में बहुत रुचि रखा करते थे और आगे के अध्ययन अध्यापन के लिए उन्होंने 1944 में 1944 में नागपुर के कॉलेज से ग्रेजुएशन करी, जिसे स्नातक की उपाधि कहा जाता है। और इनकी जो रुचि थी वो नाट्य लेखन में भी थी, यानी एक अच्छे नाटककार के रूप में नाटक की पटकथा लिखना, उसकी स्टोरी लिखना और उस नाटक को एक बढ़िया रंगमंच पर यानी मंच पर प्रस्तुत करना, ये सारी जो है महारत इनको थी। लेकिन इसमें भी इनको दक्षता प्राप्त करनी थी, इसीलिए ये ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने के लिए वहां गए और जब वापस भारत लौट कर आए तो 1959 में, बेटे बुक में नहीं दिए गए हैं लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, 1959 में दिल्ली लौटकर उन्होंने एक अच्छे नाट्य मंच की स्थापना की। एक छोटा सा जो लोक रंगमंच है, होम थिएटर सा है, उन्होंने वहां पर स्थापित किया। तो ये किस किस रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, मैंने आपको कल की कक्षा में भी बताया था कि जो गांधी फिल्म थी उस फिल्म के अंदर भी इन्होंने एज एन एक्टर यानी एक अच्छे अभिनेता के तौर पे भी अपना अभिनय किया था। तो नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, पत्रकार के रूप में, नाट्य निर्देशक के रूप में यानी नाटक की पटकथा लिखना और उसको रंगमंच पर उपस्थित करना, और एक अभिनेता के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। उन्होंने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। तो मैंने आपको कल की कक्षा में भी बताया था कि हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी भाषा में वहीं के आंचलिक क्षेत्र के लोगों को आंचलिक क्षेत्र से संबंधित ग्रामीण परिवेश से संबंधित करते हुए कई पात्र गढ़े थे और उन पात्रों को वहां पर जो है अभिनय करवाते हुए एक सुंदर सुंदर नाटकों की रचना की थी। ये था लोक नाट्य, यानी किसी क्षेत्र विशेष में वहीं के लोगों के द्वारा किसी पटकथा को निर्देशित करना। कई पुरस्कारों और फेलोशिप से भी इनको सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में बताया गया पद्मश्री, पद्म विभूषण और संगीत साहित्य अकादमी की फेलोशिप और आदि पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। इनके कई स्वरचित यानी मौलिक नाटक थे, जिनमें था आगरा बाजार और चरणदास चोर। दूसरे और भी नाम दिए गए हैं, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, ये इनके मौलिक नाटक थे। तो आपको मैं बता दूं कि जो इनके मौलिक नाटक हैं इसमें है चरणदास चोर। एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में ये पहला भारतीय नाटक था जिसको वहां पुरस्कृत किया गया था। और इन्होंने दूसरे अन्य भाषाओं में लिखे गए नाटकों का भी ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था, उनका रूपांतरण किया था। इन नाटकों के नाम दिए गए हैं वसंत ऋतु का सपना और शाजापुर की शांतिबाई। और जो महत्वपूर्ण नाटक है जो संस्कृत के मृच्छकटिकम यानी मुद्रा राक्षस के नाम से पुकारा जाता है, उसका भी इन्होंने रूपांतरण किया। तो ये बात आती है हबीब तनवीर के परिचय की। और जो 8 जून 2009 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। अब पाठ के बारे में क्या बताया गया है कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए। सभी परिचित हैं, शुरू में तो व्यापार करते थे लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे देसी रियासतों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देती है। तो उनकी वास्तविकता उजागर होते ही इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी हिंदुस्तान में शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जाबाजों में से किसी एक जाबाज, जिसका नाम यहाँ दिया गया है वजीर अली, के कारनामों का इस पाठ में वर्णन किया गया है और जिसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल फेंकना। कंपनी के जो हुक्मरान थे यानी जो अधिकारी थे, उनकी नींद को हराम कर देने वाला ये जो दिलेर है, ये इतना निडर था कि शेर की मांद यानी शेर की गुफा में घुस करके पहुंच करके उस शेर से दो दो हाथ करने यानी उसका सामना करने की मानिंद यानी जो हौसला है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं पहुंचा बल्कि
उसने उस कर्नल पर, कर्नल कॉलिंज पर इस तरह का प्रभाव जमाया, रौब गालिब किया कि उसके मुंह से वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए नहीं बोले जा सकते। और वे शब्द क्या थे कि जैसे ही लेफ्टिनेंट ने उससे पूछा कि कर्नल कौन था ये सवार, तो उनके मुंह से शब्द निकले, एक जांबाज सिपाही जो अकेला अपने दमखम पर उस खेमे में प्रवेश कर जाता है और उसी कर्नल के हाथों से कारतूस लेकर के और वहां से रवाना हो जाता है, और उसका अंग्रेज अधिकारी और सेना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, बाल तक बांका नहीं कर पाती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इसी पाठ की ओर, जो एकांकी नामक विधा में लिखा गया है हबीब तनवीर के द्वारा। एकांकी जो बहुत कम अंकों की होती है और बहुत कम पात्रों के द्वारा उसमें एक किसी पट कथा को निभाया जाता है और एक दृश्य उपस्थित किया जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वो है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। इस पूरे एकांकी का जो समय है, समय अवधि है, वो 5 मिनट की है। किस सन से संबंधित है? वो जमाना था सन 1799 का। बिल्कुल समय यहाँ पर दिया गया है रात का, और जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जंगल, जहां पर कर्नल कॉलिंज ने अपना एक जो खेमा है वो बना रखा है। टेंट वहां पर लगाए गए हैं, अंग्रेज अधिकारी वहां पर मौजूद हैं अपनी सेना के साथ। और उसी का जो अंदरूनी हिस्सा है, वहां पर 2 अंग्रेज तो बैठे बातें कर रहे हैं, एक तो कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट। ये खेमे के बाहर भी है। बाहर चांदनी बिखरी हुई है और अंदर जो है लैंप जल रहा है। अब कर्नल कह रहा है, जंगल की जिंदगी वास्तव में बड़ी खतरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, आते नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, मुहावरेदार भाषा शैली है और इस भाषा शैली में ऐसे ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है जिससे उस संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं को भी अंकित किया गया है। आदमी है या भूत, यानी जो आसानी से किसी के समक्ष उपस्थित नहीं होता, मुखरित नहीं होता, ठीक है, और उसको पकड़ा नहीं गया है। अब कर्नल क्या कह रहे हैं, देखो, उसके अफसाने सुन करके रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अब ये रॉबिनहुड कौन था? जिसके मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी, और उसी की तरह ये जो वजीर अली है, इसने सिर्फ 5 महीने के लिए हुकूमत की, कहाँ? अवध के शासन में। मगर इस 5 महीने में ही अवध के दरबार को उसने अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में कामयाबी हासिल कर ली, यानी अंग्रेजी शासन के असर को वहां से बिल्कुल खत्म कर दिया सिर्फ 5 महीने के शासनकाल में। तुरंत लेफ्टिनेंट क्या कह रहे हैं, कर्नल की बात का जवाब देते हुए और समर्थन करते हुए, कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल ने वापस से उसका जवाब दिया, देखिए किस तरह से घर का बेदी लंका ढाई की जो कहावत है वो यहाँ साकार होती नजर आ रही है। भारतीय इतिहास इस चीज का गवाह है कि भारत का जितना भी दमखम था वो दमखम इसी कारण से हिल गया क्योंकि कुछ स्वार्थ के वशीभूत होकर के यहीं के जो भाई हैं, बंधुजन हैं, उन्होंने अपने ही भाइयों के खिलाफ दूसरे दुश्मनों का जो है सहयोग दिया। देखिए कर्नल क्या बता रहा है, सादत अली कौन था। तो इस पैराग्राफ को आपको रेखांकित भी करना है। रेखांकित इसलिए करना है क्योंकि यहाँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी है, जिसमें दिया गया है कि ये वास्तव में सादत अली कौन है। अवध का शासक है आसिफउद्दौला, आसिफउद्दौला का भाई है शहादत अली, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ किसी भी लड़के के पैदा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वजीर अली की पैदाइश होते ही उसे सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल मान लिया। यानी सादत अली आसिफउद्दौला का भाई है और आसिफउद्दौला जो अवध का शासक है। अब जब भाई बुजुर्ग हो जाएगा तो उसके स्थान पर कौन उत्तराधिकारी बनेगा? उसका छोटा भाई। लेकिन वहां पर उस समय तक, जब तक कि अवध के शासक के यहाँ कोई औलाद संतान पैदा नहीं होती, लेकिन जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ तो जो सादत अली हैं उन्होंने समझ लिया कि ये तो मेरी मृत्यु ही लेकर आया है, इसलिए उनमें दुश्मनी हो गई। अब लेफ्टिनेंट क्या कहता है
कि मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी। मसलेहत का मतलब है उद्देश्य, कि भाई आपके क्या स्वार्थ था कि आपने आसिफुद्दौला के स्थान पर उसकी मृत्यु के बाद वजीर अली की बजाय वहां पर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठा दिया। तो कर्नल कॉलिंज जो है जवाब दे रहा है, सादत अली हमारा दोस्त है, बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसीलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, मुमलिकत यानी जायदाद, संपत्ति, आधी संपत्ति दे दी और लगभग 10 लाख रुपए नगद दे दिए। अब तो वो भी मजे में है, हम मजे करता है और हम भी मजे करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है यहाँ पर कर्नल कॉलिंज, जो ये मानता है कि सादत अली क्या है, हमारा भक्त है, और हमारे भक्त होने के कारण उसने अवध का, जैसे ही हमने उसको तख्त सौंप दिया था तो उसने क्या किया, आधी से ज्यादा जो संपत्ति थी वो हमारे नाम कर दी और साथ में 10 लाख रुपए भी हमें नगद दे दिए। ठीक है, वो भी ऐश कर रहा है और हमें भी ऐश करवा रहा है। अब लेफ्टिनेंट ने वापस से अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हुए कहा, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल क्या कहता है, वापस उसका जवाब दे रहे हैं कि अफगानिस्तान को हमले की दावत देने वाला वास्तव में वजीर अली अकेला नहीं है, बल्कि इससे पहले टीपू सुल्तान ने भी उनको बुलाया था और फिर वजीर अली ने उनको आमंत्रित किया, और इसके बाद एक शासक और है जिसका नाम है शमशुद्दौला, उसने भी अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर आक्रमण करके अपना सहयोगी बनाने का प्रयास किया था। अब लेफ्टिनेंट ने फिर से प्रश्न किया कि कौन शमशुद्दौला, यानी शमशुद्दौला कौन है? कर्नल फिर से उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बताते हैं कि बंगाल के जो नवाब थे उनका रिश्ते में भाई था। कौन? शमशुद्दीन। ठीक है, एक तो अवध का प्रदेश है, उसका नवाब था आसिफुद्दौला, उसका भाई था सादत अली और आसिफुद्दौला का बेटा था वजीर अली, और इसी तरह का एक आक्रामक जाबाज और था जिसका नाम था शमशुद्दौला, और वो जो है बंगाल के नवाब का रिश्ते में भाई था। कर्नल बता रहा है वो भी बहुत खतरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट ने कहा, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ पड़ी है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है बेटा ये, कि कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ पड़ना क्या क्या आशय है। लेफ्टिनेंट के इस तर्क का आशय स्पष्ट कीजिए। लेफ्टिनेंट ने ये बात क्यों कही? क्योंकि जब हिंदुस्तान के देसी रियासतों के राजाओं के समक्ष ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य उजागर हो गया कि वो फूट डालो और राज करो के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ आई है, व्यापार तो एक बहाना है, और धीरे धीरे सारी देसी रियासतों को वो अपने कब्जे में ले रही है। तो उस समय कई जाबाज जो वीर थे, जो अपनी जान की बाजी लगाने वाले थे, उन लोगों ने बहुत कम संख्या में होने के बावजूद भी पूरे दमखम से इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत से खदेड़ने का निश्चय कर लिया था। इसमें कौन था? इसमें सबसे पहला प्रयास किया था टीपू सुल्तान ने। अकेले वो नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान के शासक को भी यहाँ अपना सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद प्रयास किया वजीर अली ने, और फिर उसके बाद प्रयास किया न बंगाल के नवाब के भाई शमशुद्दौला ने। तो इस प्रकार लेफ्टिनेंट ये कहना चाह रही हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है हिंदुस्तान में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी है। यानी ये जो हिंदुस्तान के अंदर एक जागरूकता आई है वो कंपनी के लिए बहुत हानिकारक है, और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से खदेड़ निकालने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर ही लेंगे। अब कर्नल क्या कहते हैं, देखो कर्नल कह रहे हैं कि जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के जो युद्ध हुए थे उन युद्धों में हमने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सफलता हासिल करी थी वो सारे के सारे कारनामे धरे रह जाएंगे, और कंपनी ने जो लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल किया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो देगी। यानी प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उस समय यहाँ लॉर्ड था अंग्रेजों का, वो क्लाइव था। क्लाइव बहुत
कूटनीतिक था और उसने अपनी राजनीतिक चालों के माध्यम से सारी देशी रियासतों को अंग्रेजी शासन में मिलाने में सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन अब जो है, जब कॉलिंज और वहां पर बातें कर रहे थे 1799 में, यहाँ भारत में तैनात थे लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इस तरह के जो धुरंधर हैं, जो जांबाज हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो कॉलिंज कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने जो क्लाइव के समय हासिल किया था वो सब वेलेस्ली के टाइम में खो देंगे। लेफ्टिनेंट क्या कहता है कि अब तो भाई वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल बता रहा है कि ये प्रयास तो हम कर रहे हैं, देखो पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। फिर से मुहावरेदार शैली है, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है लेकिन हाथ ही नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज और हैं, यानी जान की बाजी लगाने वाले वीर और हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम शानदार है। यानी कॉलिंज किसी न किसी बहाने से उन सारे व्यक्तियों की क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि वास्तव में जो ये वजीर अली है वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके कुछ धुरंधर और हैं, लेकिन वो संख्या में कम होने के बावजूद भी अंग्रेजी सेना के हाथ तक नहीं आ रहे हैं और हर बार उनकी आंखों में धूल झोंक जाते हैं। अब लेफ्टिनेंट ने कहा, सुना है ये वजीर अली जाति तौर पे भी बहुत बहादुर आदमी है। जाति तौर पे यानी व्यक्तिगत रूप से, यानी एक अकेला भी इतना दमखम रखता है। कर्नल क्या कहता है, देखो बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता, यानी सरेआम उसने हत्या कर दी थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील की। क्यों की थी? तो इस किस्से को भी कर्नल बयान करते हैं। देखिए लेफ्टिनेंट कहता है, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल ने जवाब दिया, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद। किसको? वजीर अली को। पद कौन सा? अवध की गद्दी का पद। अवध की राजगद्दी के से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और सौदा क्या हुआ? 3 लाख रुपए सालाना वजीफा, वजीफा यानी उसके बदले में मुआवजा मुकर्रर कर लिया। मुकर्रर यानी निश्चित कर लिया कि भाई बनारस उसको भेज दिया वजीर अली को, और साल भर में जो है 3 लाख रुपए कंपनी जो है उसको वहां पे पहुंचा देगी। लेकिन कुछ महीने बाद फिर से गवर्नर जनरल ने क्या किया, उससे बनारस से कलकत्ता तलब कर दिया, यानी उसको वहां बनारस से भी हटाकर कलकत्ता भेज दिया। अब जो है वजीर अली जो है वो थोड़ा गुस्सा करने लगा। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा सुनाने लगा। वजीर अली के दिल में यूं तो अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम ही तमाम कर दिया। काम तमाम कर देना, मृत्यु के घाट उतार देना। फिर से मुहावरेदार शैली का प्रयोग हुआ है और हमारे हिंदी व्याकरण में मुहावरों वाला टॉपिक ही रहा हुआ है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। काम तमाम कर देना मतलब जड़ से खत्म कर देना, मृत्यु का ग्रास बना देना या मृत्यु को प्राप्त करवा देना। अब लेफ्टिनेंट क्या कहता है कि अरे वकील को मार दिया और भाग गया। कर्नल ने वापस से जवाब दिया, अपने जान निसारों समेत। जान निसार, जान को निशान न्योछावर करने वाले, अपनी जान निसारों के साथ आजमगढ़ की तरफ भागा। ठीक है, और आजमगढ़ के जो हुक्मरान थे, हुक्मरान यानी वहां के राजे महाराजे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वजीर अली और उसके कुछ जान निसारों को अपनी हिफाजत में, अपनी सुरक्षा प्रदान करते हुए आजमगढ़ से आगे घाघरा नामक स्थान पर पहुंचा दिया। और अब वहां उनका ये कारवां, कारवां यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर समूह में भ्रमण करने वाले कुछ लोग, उनका ये कारवां जो है इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। ठीक है जी, अब कई सालों से भटक रहा है तो ये अपना टारगेट भी बता रहे हैं कि भाई, लेफ्टिनेंट पूछता है मगर वजीर अली की वास्तव में स्कीम क्या है, उसकी योजना क्या है। कर्नल बता रहा है इसकी स्कीम ये है, उसकी योजना ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और वहां अफगानी हमले का इंतजार करें। अफगानी हमला यानी अफगानिस्तान के शाहजमा को उसने कहा है कि वो इन लोगों को सहयोग देने के लिए भारत पर आक्रमण करे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो और पुरजोर से विरोध कर सके।
अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर अपना कब्जा कर ले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट वापस कहता है, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि वो पहुंच गया हो। तो कर्नल क्या कह रहा है, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उनका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। तभी एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल तुरंत उठ जाता है और पूछता है, क्या बात है? वो जो सिपाही है वो बोलता है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। दूर से गर्द उठना, गर्द यानी मिट्टी, मिट्टी जो है रात्रि के अंधकार को चीरते हुए एक खूब सा गुब्बार जो है वहां दूर दिखाई दे रहा है। कर्नल कहता है, सिपाहियों से कह दो कि तैयार है। सिपाही सलाम करके वहां से चला जाता है। बेचारा उसका जो संदेश है वो लेकर बाहर चला जाता है। तभी लेफ्टिनेंट कहता है, देखिए दोनों ही खिड़की से बाहर देखने में मशगूल थे, मशरूफ थे, यानी व्यस्त थे। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। लेफ्टिनेंट ने तुरंत अपनी मंशा जाहिर करी कि भाई मिट्टी का गुब्बार तो इतना सारा है कि जैसे एक बहुत बड़ा समूह आ रहा है, लेकिन मुझे तो एक ही सवार दिखाई दे रहा है। कर्नल ने भी खिड़की के पास जाकर देखा और कहा, हाँ हाँ एक ही सवार है, और वो सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। तुरंत लेफ्टिनेंट कहता है, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल तुरंत जो है ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है, आदेश देता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही बेचारा सलाम करके वापस से चला जाता है। अब लेफ्टिनेंट कहता है, शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सुबह यानी संदेह, शक करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तेजी से इस तरफ ही आ रहा है। उसके घोड़ों की जो टापों की आवाज है वो उनके खेमे के बिल्कुल नजदीक आकर रुक जाती है। तभी वो सवार जो है, जो घोड़े पर है, वो तुरंत नीचे उतरता है और बाहर से ही आवाज लगाता है कि मुझे तो कर्नल से मिलना है। वो जो सिपाही था वो चिल्लाकर कहता है, बहुत खूब। सवार कहता है, वापस बाहर से कहता है, सी यानी देखो। वापस से वो सवार, वो जो सिपाही है वो अंदर झांक कर देखता है, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। उसने सवार की जो इच्छा है वो कर्नल के समक्ष उपस्थित कर दी। कर्नल वापस से जवाब देता है, भेज दो। लेफ्टिनेंट कहता है, वजीर अली का कोई आदमी होगा जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। कर्नल कहता है, खामोश रहो। और इस तरह जो सवार है वो सिपाही के साथ अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, सवार जोर से पुकारता है, तन्हाई तन्हाई, यानी मुझे इस खेमे में सिर्फ शांति और एकांत चाहिए, यानी सिर्फ कर्नल हो और मैं हूं और बाकी कोई ना हो। तुरंत कर्नल भी उसकी इस बात को सहमति देता है और कहता है, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप अपना राज़े दिल कह सकते हैं। लेकिन वो सवार कहते हैं, दीवार हमगोश दारद, यानी दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए तन्हाई, इसलिए हमें तो एकांत चाहिए। तो कर्नल जो है लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। लेफ्टिनेंट और सिपाही दोनों जो है उस खेमे से बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर, वक्फे यानी चौकन्ना होकर, वो सवार कहता है, क्या कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल जवाब देता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार फिर से कहता है, लेकिन इतना लाव लश्कर किस खातिर? कर्नल फिर से जवाब देता है, गिरफ्तारी में मदद करने के लिए। सवार फिर से कहता है, वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है, क्यों? सवार जवाब देता है, वो तो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल कहता है, मैंने भी यही सुना है, आप क्या चाहते हैं? सवार अपना जो उद्देश्य है वो प्रकट करता है, चंद कारतूस चाहता हूं। कर्नल फिर से प्रश्न करता है, किस लिए? कारतूस आपको क्यों चाहिए? सवार वापस जवाब देता है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल बड़ा खुश होता है, उसे लगता है चलो एक और सहयोगी मिला जो वजीर अली को गिरफ्तार करवाने में हमारी सहायता करेगा। कर्नल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत देता है, ये लो 10 कारतूस। 10 कारतूस उसको प्रदान कर दिए। अब सवार जो है थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया जनाब। कर्नल कहता है, वैसे आपका नाम क्या है? सवार जवाब देता है, वजीर अली।
आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं, यानी आपकी जान को सुरक्षित छोड़ता हूं। और इतना कहते हुए वो बाहर चला जाता है। फिर से घोड़ों की टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है और हक्का बक्का खड़ा है। तभी लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट अपना प्रश्न रखता है, कौन था साहब? कर्नल फिर से कहता है, बिल्कुल दबी जबान से, एक जाबाज सिपाही। यानी उस शेर दिल व्यक्ति के इस साहसिक कारनामे के समक्ष कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और अंग्रेजी खेमा अपनी सेना के साथ हक्का बक्का खड़े रह जाते हैं। कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता है और वो एक अकेला व्यक्ति अपने पूरे दमखम के साथ इस खेमे में प्रवेश करके इन्हीं के हाथों से कारतूस लेकर के और वहां से रवाना भी हो जाता है और बिल्कुल सुरक्षित। इसी कारण से हबीब तनवीर ने इस छोटी सी एकांकी का शीर्षक रखा कारतूस। वास्तव में सटीक है, सार्थक शीर्षक है, जो अपने पूर्ण अर्थ को यहाँ अभिव्यक्त करता है कि जिस तरह से बारूद जो है वो किसी भी बड़े से बड़े खतरे से घबराता नहीं है। उस बारूद के अंदर जो घातकता विद्यमान होती है, बिल्कुल वही घातकता थी वजीर अली के मन में। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जो इस प्रण के साथ आमादा था कि उसे इस भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी को निस्तो नाबूद कर देना है। और इसी प्रण को पूर्ण करने के लिए वो अपने कुछ जानिसारों के साथ वहां आजमगढ़ के आगे की तरफ घाघरा नामक स्थान के कुछ जंगलों में घूम रहा था। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ पूर्ण होता है और मैं ये अपेक्षा रखती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी एकांकी आप लोगों को समझ आई होगी। एकांकी यानी जो कम से कम अंकों की होती है। अंक यानी दृश्य, जिसमें बहुत कम सीन है, दृश्य कम है और कम ही पात्र हैं, लेकिन पूरे कम पात्र होने के बाद भी पूरी जो कथा है वो अपने उद्देश्य को वहां उजागर कर देती है। और वो उजागर यहाँ हो चुका उद्देश्य के कारतूस जैसी भयावहता उस व्यक्ति में भी मौजूद थी। और किसके खिलाफ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो यहाँ अपना ये जो पाठ है वो पूर्ण होता है।